गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। और उससे पहले इनकम फ्रॉम सैलरीज़ का एक छोटा सा पॉइंट रह गया है जिसको मैं डिस्कस करना चाहूँगा। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें, सिर्फ 2 या 3 मिनट। और उसके बाद हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करेंगे। ये वीडियो बनाने में मुझे काफ़ी समय लग गया, मैं जानता हूँ, ड्यू टू सम अनफोर्सिन रीजंस मैं नहीं बना पाया था, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो आज का हमारा टॉपिक इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को स्टार्ट करने से पहले मैं इनकम फ्रॉम सैलरी का एक एक ज़रा सा लास्ट का पॉइंट जो बचा है मैं इस वीडियो में कवर करा देता हूँ। वो है परमिसेबल डिडक्शन। परमिसेबल डिडक्शन के मतलब सैलरी की आपने इनकम कैलकुलेट कर दी, ठीक है, हमें पता चल गया सैलरी में क्या आता है। उसमें सैलरी आ गई, लीव सैलरी आ गई, वेजेस आ गए, आपके अलाउंसेस आ गए, परक्यूजिट्स आ गए। तो इन सब को कंबाइन करके जो भी नेट अमाउंट जो निकल के आता है लास्ट में कैलकुलेट करके, वो आपकी इनकम फ्रॉम सैलरीज हो गई। लेकिन उसमें से कुछ चीज़ें, कुछ अमाउंट आप डिडक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपकी इनकम फ्रॉम सैलरी अगर 10 लाख रुपए बनती है तो उस 10 लाख रुपए में से आप कुछ डिडक्शन कर सकते हो। लॉ ये कहता है कि आप उन 10 लाख रुपीज़ पे, ज़रूरी नहीं है पूरे के पूरे 10 लैक्स पे ही आप टैक्स दो, उसमें से कुछ अमाउंट आप कम कर सकते हो। अब वो कैसे कम होगा, अब हम देखते हैं सेक्शन 16 में क्या कहा गया है। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन अब इस समय एप्लीकेबल नहीं होता। स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है वो पहले अवेलेबल हुआ करता था लेकिन अब अवेलेबल नहीं है। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन के बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे एंटरटेनमेंट अलाउंस की। एंटरटेनमेंट अलाउंस मतलब कि अगर आपका एम्प्लॉयर आपको एंटरटेनमेंट अलाउंस पे कर रहा है। अब एंटरटेनमेंट अलाउंस क्या होता है कि जैसे बिज़नेस में यूजुअली क्या है कि कस्टमर आ रहा है या क्लाइंट आ रहा है तो उसको कुछ समय तक के लिए एंटरटेन करने के लिए जो भी एक्सपेंसेस पे करे जाते हैं। जैसे कि अगर कोई कस्टमर अगर आपके यहाँ पे आ रहा है या क्लाइंट आ रहा है तो आप क्या करते हैं कि उसके लिए जो भी रिफ़्रेशमेंट ऑर्डर करते हैं, ठीक है, या जो भी उसके लिए फूड या बेवरेजेस आप ऑर्डर कर रहे हो, तो या उसकी जो भी उसकी कोई स्पेशल डिमांड है या वो पर्टिकुलर कोई चीज़ मांग रहा है तो वो पूरी कर रहे हो। तो इस तरह की उसकी जो उसके जिसे कह सकते हो उसको एक सर्विस प्रोवाइड करने में जो भी खर्चा आया है उसको कहा जाता है एंटरटेनमेंट अलाउंस। तो अगर कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को एंटरटेनमेंट अलाउंस दे रहा है तो क्या होगा कि पहले तो एंटरटेनमेंट अलाउंस को सैलरी में इंक्लूड करा जाएगा किसी भी अलाउंस की तरह, ठीक है। कि अगर मान लीजिए आप एक एम्प्लॉय हो और आपका एम्प्लॉयर आपसे ये कह रहा है कि मैं तुम्हें हर महीने सैलरी में, सपोज़ करिए कि 5,000 रुपये मैं एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, मैं 5,000 रुपीज़ आपको एक्स्ट्रा दे रहा हूँ। वो इसलिए दे रहा हूँ कि जब भी अगर कोई भी क्लाइंट हमारे यहाँ पे आएगा या कोई भी कस्टमर हमारे यहाँ पे आएगा तो उसके ऊपर जो भी एक्सपेंसेस करने पड़ेंगे, ठीक है। कि अगर मान लीजिए वो बाहर से आ रहा है कहीं, वो उसको एयरपोर्ट से या रेलवे स्टेशन से पिक करना है या उसके लिए जो भी फूड या बेवरेजेस वगैरह ऑर्डर करने हैं, तो इन सब का जो भी एक्सपेंसेस होंगे, ठीक है, वो एंटरटेनमेंट अलाउंस में आएंगे। और जो भी आप एंटरटेनमेंट अलाउंस आपको जो प्रोवाइड कर रहा है आपका एम्प्लॉयर, उसमें से जितना आप खर्च कर चुके हो उतना आप डिडक्ट कर सकते हो। कि 5,000 रुपये हर महीने प्रोवाइड कर रहा है, 5,000 रुपये में से अगर आप हर महीने जैसे 3,000 रुपये खर्च कर देते हो, ठीक है, या 4,000 रुपये खर्च कर सकते हो, तो 3 या 4,000 रुपये आप डिडक्ट कर सकते हो, ठीक है। और दूसरा है प्रोफेशनल टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट। प्रोफेशनल टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि अगर कुछ केसेस में स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, वो एक प्रोफेशनल टैक्स या एक एम्प्लॉयमेंट टैक्स चार्ज करती है, ठीक है। तो अगर आप प्रोफेशनल टैक्स या एम्प्लॉयमेंट टैक्स अगर आप पे कर रहे हो स्टेट गवर्नमेंट को, उतना अमाउंट आप पे कर चुके हो, तो वो जो भी अमाउंट आप पे कर रहे हो वो डिडक्ट हो जाएगा आपकी नेट सैलरी में से। कि जो भी आपका सारी आपके सैलरी अलाउंसेस परक्यूजिट्स को जोड़ के जो नेट अमाउंट आएगा उसमें से ये प्रोफेशनल टैक्स जितना आपने पे करा है वो आप उसका डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हो। तो अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। हाउस प्रॉपर्टी का एक अगर नटशेल में मैं समझाऊं तो इसका मतलब यही है कि अगर आप कोई भी अपनी हाउस प्रॉपर्टी कोई किराए पे दे रहे हो, ठीक है, आपका कोई घर है, कोई अपार्टमेंट है, फ्लैट है, उसको अगर आप रेंट पे दे रहे हो तो उसको
रेंट पे देने से जो इनकम जनरेट हो रही है उसके ऊपर भी टैक्स एप्लीकेबल होता है। ठीक है, मेरे पास अगर घर है, मैं घर किराए पे दे रहा हूँ, तो उस किराए से आने वाली इनकम पे भी वैसे ही टैक्स लगेगा जैसे किसी अन्य सोर्स से आने वाली इनकम के ऊपर टैक्स लगता है। तो टैक्स वैसे ही लगेगा जैसे कि सैलरीज़ के ऊपर लगता है, तो वो भी टैक्स के एम्बिट में आती है, टैक्स के जुरिस्डिक्शन के विदिन आती है। ठीक है, तो अब ये कैसे तय करा जाएगा, ये कैसे डिटरमिन होगा कि कोई पर्टिकुलर इनकम वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के दायरे में आती है कि नहीं। कि वो जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एक अपने आप में कह सकते हो कैटेगरी है, तो इस कैटेगरी में कोई पर्टिकुलर इनकम आती है या नहीं आती है, इसके लिए ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी। आप देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे 3 कंडीशन दी गई हैं, कंडीशन 1, 2 एंड 3। तो ये जब तीनों की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी, माइंड यू इसमें तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी है। ऐसा नहीं है कि एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई और बाकी नहीं हो रही है, तीनों की तीनों, ऑल 3। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये तीनों की तीनों कंडीशन फुलफिल होना बहुत ज़रूरी है। अब वो कंडीशन क्या है, चलिए देखते हैं। द प्रॉपर्टी शुड कंसिस्ट ऑफ एनी बिल्डिंग्स और लैंड एप्यूटेंट दियर टू, यानी कि इसका मतलब यह है, अ प्रॉपर्टी शुड कंसिस्ट ऑफ एनी बिल्डिंग और लैंड एप्यूटेंट दियर टू का मतलब है कि कोई भी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, कि प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में क्या आएगा, तो प्रॉपर्टी में कोई भी बिल्डिंग आ जाएगी। ठीक है, बिल्डिंग का मतलब यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि 10 स्टोरी या 50 स्टोरी बिल्डिंग हो। ठीक है, एक सिंपल सा नॉर्मल घर है वो भी बिल्डिंग की कैटेगरी में ही आएगा। ठीक है, कि कोई भी बिल्डिंग हो और उससे जुड़ा हुआ लैंड एप्यूटेंट, इसका मतलब है कि उससे अटैच्ड कोई भी लैंड है। ठीक है, कि अगर कोई बिल्डिंग है, बिल्डिंग से अटैच्ड अगर कोई भी ज़मीन है, ठीक है, कि अगर आपने बिल्डिंग बना रखी है, उसके साथ आपने एक पार्किंग लॉट अटैच कर रखा है, या आपने एक प्लेग्राउंड बना रखा है साइड से, या आपने कोई भी दूसरी चीज़ आपने बना रखी है, कोई लैंड उसके साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो कोई भी बिल्डिंग और उससे अटैच हुआ हुआ कोई भी लैंड। दूसरा, द एसेसी शुड बी ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, कि एसेसी जो होना चाहिए वो ही ओनर होना चाहिए प्रॉपर्टी का। कि आपकी अगर किसी प्रॉपर्टी में ओनरशिप है, ठीक है, जिस प्रॉपर्टी से रेंट आ रहा है, अगर उसमें आपकी ओनरशिप है तभी आप लायबल होंगे टैक्स देने के लिए, अदरवाइज़ आपके ऊपर कोई लायबिलिटी इम्पोज नहीं करी जाएगी। ठीक है, तीसरी बात, अब इसमें तीसरी कंडीशन क्या है, द प्रॉपर्टी शुड नॉट बी यूज्ड बाय द ओनर फॉर द पर्पस ऑफ एनी बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड ऑन बाय हिम, द प्रॉफिट्स ऑफ विच आर चार्जेबल टू इनकम टैक्स। अब ये चीज़ समझिएगा थोड़ा सा, ये पॉइंट क्या है, कि अगर आप एक ऐसे प्रोफेशनल हो जो घर से ही आप अपना प्रैक्टिस कर रहे हो। ठीक है, कि अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो अपना घर से ही प्रैक्टिस करता है, उसने अपने घर में ही चेम्बर बना रखा है और वो घर से ही अपनी सारे जितने प्रोफेशनल वर्क है वो अपने घर से ही परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, या कोई लॉयर है, ठीक है, उस लॉयर ने घर में ही अपना चेम्बर बना रखा है, या अगर कोई डॉक्टर है, उस डॉक्टर ने घर में ही अपना एक क्लिनिक खोल रखा है। तो कोई भी ऐसा कोई प्रोफेशनल पर्सन, या कोई भी पर्सन जो उसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल वो रहने के लिए भी कर रहा है और साथ में अपने बिजनेस के लिए भी कर रहा है या अपने प्रोफेशन के लिए भी कर रहा है। ठीक है, कि अगर आप अपनी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल, प्रॉपर्टी आपकी ही है और आप अपने ही बिजनेस या प्रोफेशन में यूज़ कर रहे हो, और उस प्रोफेशन या बिजनेस से आने वाली इनकम टैक्सेबल है, तो फिर वो इंक्लूड नहीं होगी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। ठीक है, क्योंकि वो इनकम आपकी ऑलरेडी इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन की कैटेगरी में आ जाएगी। ठीक है, जब हम इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन जब हम पढ़ेंगे तो तब हम इसको आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप अपना कोई भी घर है, ठीक है, कोई भी आपका घर से ही अगर आप कोई अपना बिजनेस चला रहे हो, या अगर आप सपोज़ करो एक लॉयर हो या एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हो और घर से ही बैठ के आप अपना बिजनेस ऑपरेट कर रहे हो, अपना प्रोफेशन प्रैक्टिस कर रहे हो, तब उस केस में वो ये नहीं माना जाएगा कि वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, वो आपकी बिजनेस इनकम हो जाएगी फिर। ठीक है, अगर आप घर से बैठ के बिज़नेस कर रहे हो, घर से बैठ के प्रैक्टिस कर रहे हो, तो वो फिर आपकी बिजनेस इनकम में आएगी, वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं। अनलेस देयरफॉर
all the aforesaid conditions are satisfied, the property income cannot be charged to tax under the head income from house property। कि जब तक ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो जाती, ठीक है, ये तीनों की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी है, ठीक है, ऑल थ्री कंडीशन, ठीक है, ये तीनों की तीनों कंडीशन जब सेटिस्फाई होगी तभी आप कह सकते हो कि हाँ ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आती है, अदरवाइज आप उसको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। अब ये जो 3 पॉइंट हमने जो पिछली स्क्रीन में देखे, अब इसी को ही हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में, ठीक है। तो प्रॉपर्टी में क्या होना चाहिए, प्रॉपर्टी में कोई भी बिल्डिंग आ जाएगी और बिल्डिंग से अटैच्ड कोई भी लैंड है, ठीक है। तो बिल्डिंग में तो कोई भी बिल्डिंग आ जाएगी, भले ही आप उसको रेसिडेंशियल पर्पस के लिए लेट आउट कर रहे हो या एज एन ऑफिस स्पेस आपने उसको रेंट आउट कर रखा है, किसी भी पर्पस से आप उसको किराए पे दे रहे हो, तो वो बेसिकली बिल्डिंग की कैटेगरी में आ जाएगी, ठीक है। द वर्ड बिल्डिंग, ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं इंक्लूड कोई भी है, अगर ऑफिस यूज़ के लिए भी है या आपने स्टोरेज के पर्पस के लिए दे रखा है या एज अ फैक्ट्री के तरह यूज़ करने के लिए दे रखा है, तो ये सब चीज़ें, ये सारी की सारी इन पर्पसेस के लिए अगर आप बिल्डिंग को रेंट आउट कर रहे हो तो वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। तो प्रॉपर्टी में दो चीज़ें आनी है, एक तो बिल्डिंग और बिल्डिंग से अटैच्ड जो भी एक्स्ट्रा लैंड है, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं रेंटल इनकम ऑफ अ वैकेंट प्लॉट इज़ नॉट चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो अगर आपके पास कोई खाली प्लॉट है, ठीक है, वो खाली प्लॉट अगर आपने किसी को किराए पे दे रखा है, तो वो खाली प्लॉट जो आपने किराए पे दे रखा है, उस खाली प्लॉट से आने वाला जो भी इनकम है, वो खाली प्लॉट से आने वाली इनकम वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगी, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आ सकती है या फिर इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में आ सकती है, ठीक है। तो या तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएगी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में आएगी, लेकिन वो हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगी, खाली प्लॉट से अगर आपको रेंट रिसीव हो रहा है तो बिल्डिंग होनी चाहिए या फिर बिल्डिंग के साथ अटैच्ड कोई भी लैंड है, ठीक है। तो सबसे पहले बिल्डिंग का मतलब रेसिडेंशियल हाउस भी हो सकता है, या आपने कोई ऑफिस रेंट पे दे रखा है, या कोई स्टोरेज के लिए कोई जगह आपने रेंट पे दे रखी है, जैसे लोग गोदाम रेंट पे देते हैं, ठीक है, वैसे ही। और दूसरा बात, लैंड जो भी अटैच्ड है, ठीक है। तो अब लैंड अटैच्ड क्या हो सकता है, कोई भी कंपाउंड है, ठीक है, या कोई भी जैसे सपोज करिए कोई पार्किंग लॉट है, वो जुड़ा हुआ है बिल्डिंग से, ठीक है, एक बिल्डिंग बनी हुई है, बिल्डिंग के साथ एक पार्किंग लॉट भी है, ठीक है, या फिर कोई गार्डन बना हुआ है या कोई प्लेग्राउंड बना हुआ है, या इस तरह का कोई भी दूसरी लैंड जो कि अटैच्ड है उस बिल्डिंग से, आप चाहे किसी भी पर्पस के लिए उसे यूज़ कर रहे हो, तो वो भी आपकी प्रॉपर्टी का ही हिस्सा माना जाएगा, ठीक है। तो प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, बिल्डिंग और बिल्डिंग से अटैच्ड, बिल्डिंग से जुड़ा हुआ जो भी एक्स्ट्रा लैंड आ रहा है, ठीक है। अब वर्ड ओनर, अब ओनर कौन है, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमने देखा था कि जो भी पर्सन जो एसएससी है, जो इनकम रिसीव कर रहा है, वो उसका उस प्रॉपर्टी का ओनर होना ज़रूरी है। तो अब ओनर कौन है, द वर्ड ओनर इंक्लूड्स अ लीगल ओनर एज वेल एज डीम्ड ओनर, ठीक है। अब डीम्ड ओनर का मतलब समझिए आप, ठीक है। लीगल ओनर मतलब जो भी लीगली ओन कर रहा है, जो भी लीगली जिसके नाम पे प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड है, जो जिसके भी नाम पे उस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री हुई है, वो लीगल ओनर हो गया। अब डीम्ड ओनर क्या होता है, अब डीम्ड ओनर जैसे कि अगर कोई भी पर्सन अपने माइनर चिल्ड्रन के नाम से प्रॉपर्टी खरीदता है, अपने नाबालिग बच्चों के नाम से वो प्रॉपर्टी खरीदता है, ठीक है। तो अब प्रॉपर्टी बच्चों के नाम से खरीदी गई है, तो रिकॉर्ड में तो नाम जो है बच्चों का होगा एज एन ओनर, लेकिन ओनर लीगली किसे माना जाएगा, उसके जो भी पेरेंट या गार्जियन को, ठीक है। तो डीम्ड ओनर यहाँ पे हो जाएंगे उसके पेरेंट्स या गार्जियन, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कोई पर्सन, अगर कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी है जो किसी कोई माइनर चिल्ड्रन के नाम पे वो रजिस्टर्ड है, ठीक है, कोई माइनर चाइल्ड है, ठीक है, कोई नाबालिग बच्चा है, उसके नाम से कहीं पे कोई प्रॉपर्टी है, तो नाबालिग बच्चे के नाम से जो भी प्रॉपर्टी होगी उसका डीम्ड ओनर कौन हो जाएगा, उसके पेरेंट या गार्जियन। तो जो भी उसके मदर फादर हैं या जो भी उसके गार्जियन हैं वो ओनर हो जाएंगे उसके,
ये माना जाएगा लॉ में। डीम्ड का मतलब होता है कि एक सपोज करके आप चल रहे हो, या आप एक ये चीज़ मान के चल रहे हो कि ओनर वो है, मतलब वो पर्टिकुलर पर्सन ओनर है, लॉ ऐसा सपोज करके चलेगा, लॉ ये चीज़ मान के चलेगा। ठीक है, तो डीम्ड ओनर मतलब अगर जैसे कि ये एक एग्जांपल दिया, या अगर कोई पर्सन अगर अपनी वाइफ के नाम से कोई प्रॉपर्टी खरीदता है, कोई हस्बैंड अगर अपने वाइफ के नाम से कोई प्रॉपर्टी रजिस्टर करता है, तो उस केस में भी डीम्ड ओनर हस्बैंड हो जाएगा। तो डीम्ड ओनर का मतलब होता है कि लॉ सपोज करके चलेगा उस कंडीशन में कि ओनर दैट पर्सन, वो जिस पर्सन को डीम करा गया, डीम करना मतलब एक सपोज करके चलना। लॉ ने अगर सपोज कर लिया कि जैसे माइनर चिल्ड्रन के केस में गार्जियन है, तो गार्जियन हो जाएगा ओनर। ठीक है, ओनर कौन कौन हो सकता है? इंडिविजुअल भी हो सकता है। ओनर में बी एन इंडिविजुअल, HUF, कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी और एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन। तो ओनर कोई भी हो सकता है, कंपनी भी हो सकती है, इंडिविजुअल भी हो सकती है, इंडिविजुअल भी हो सकता है, कंपनी भी हो सकती है, कोई फर्म भी हो सकती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो कई सारे मतलब इस जितने टाइप्स ऑफ लीगल पर्सन हैं सभी के सभी ओनर हो सकते हैं। ठीक है, annual value of property is assessed to tax under section 22 in the hands of owner if he is not in the receipt of income। अब एनुअल वैल्यू क्या होती है ये हम आगे डिस्कस करेंगे, इसको कंप्यूट कैसे करा जाता है इसको आगे हम डिटेल में इसको स्टडी करेंगे। तो फिलहाल अभी आप ये मान के चलिए कि जो भी इनकम जनरेट होती है उस प्रॉपर्टी से, वो ये माना जाएगा कि वो उसके ओनर की इनकम है। ठीक है, अगर मान लीजिए मैं किसी प्रॉपर्टी का ओनर हूँ, ठीक है, मैं अगर कोई प्रॉपर्टी ओन करता हूँ, लेकिन मैंने अपने टेनेंट से कह रखा है कि आप इनकम मुझे इसकी रेंट मुझे मत पे करिए, रेंट आप मेरे मदर फादर को पे कर दीजिए या मेरे किसी ब्रदर सिस्टर को आप पे कर दीजिए। ठीक है, रिसीव मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैंने कह दिया कि आप उस दूसरे पर्सन को आप पे कर दीजिए। तो लॉ जो है वो ये मान के चलेगा कि वो मेरी इनकम है। ठीक है, क्योंकि अगर प्रॉपर्टी का ओनर मैं हूँ तो ये मान के चला जाएगा इनकम भी मेरी है, भले ही उसे रिसीव कोई और कर रहा है। ठीक है, तो जो ओनर है वो माना जाएगा कि वही पर्सन रिसीव कर रहा है इनकम को। It is not necessary that ownership should extend to the site on which the building stands as well as the superstructure। अब ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि ज़रूरी नहीं है कि आप किसी भी प्रॉपर्टी का पूरा हिस्सा ओन कर रहे हो। ठीक है, अगर कोई हाउसिंग सोसाइटी है, ठीक है, हाउसिंग सोसाइटी में एक बिल्डिंग बनी हुई है, तो ज़रूरी नहीं है आप पूरे बिल्डिंग के ओनर हो। ठीक है, आप किसी पर्टिकुलर एक अपार्टमेंट के ओनर हो सकते हो, किसी उसके एक फ्लैट के ओनर हो सकते हो। ठीक है, कि अगर कई फ्लोर की बिल्डिंग है आप उसमें से किसी एक फ्लोर के ओनर हो सकते हो। तो ज़रूरी नहीं है कि पूरी की पूरी बिल्डिंग या पूरा का पूरा जो एक स्ट्रक्चर है वो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आप ओन कर रहे हो। उसका एक पर्टिकुलर अगर हिस्सा भी आप ओन कर रहे हो और उसको अगर आप रेंट पे दे रहे हो, कि इट्स नॉट नेसेसरी कि आप पूरी की पूरी बिल्डिंग ओन कर रहे हो। उस बिल्डिंग का अगर एक हिस्सा भी अगर आप ओन कर रहे हो और उस हिस्से को अगर आप आगे जाके उसको रेंट आउट करते हो, तो तब ये माना जाएगा कि वो आपकी टैक्सेबल इनकम है। ठीक है, इनकम फ्रॉम सब लेटिंग इज़ नॉट टैक्सेबल अंडर सेक्शन 22। अब सब लेटिंग क्या होती है? सब लेटिंग मतलब कि किराए पे लेके किसी और से किसी और को किराए पे ले देना। कि सपोज़ करिए कि अगर मैं कहीं घर किराए पे लेता हूँ, उसका रेंट 10,000 रुपीज़ है, और फिर बाद में उसी घर का एक कमरा मैंने आगे किसी और पर्सन को मैंने किराए पे दे दिया और वो मुझे 2,000 रुपीज़ पे कर रहा है उसका। ठीक है, तो मतलब मैंने कहीं से किराए पे लिया, फिर बाद में उसका एक हिस्सा मैंने किसी और थर्ड पर्सन को किराए पे दे दिया। तो जो सब लेटिंग यानी कि आप प्रॉपर्टी किराए में लेके फर्दर बाद में किसी थर्ड पर्सन को किराए पे दे रहे हो, तो सब लेटिंग से आने वाली इनकम आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आती, वो आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आ जाएगी। ठीक है, कि अगर आप सब लेट कर रहे हो कि आपने घर खरीदा, ठीक है, घर किराए पे लिया और उसका बाद में एक कमरा आपने किसी थर्ड पर्सन को किराए पे दे दिया, वो उसका किराया आप रिसीव कर रहे हो उससे। ठीक है,
अगर मैं ही अगर 2,000 रुपीज़ रिसीव कर रहा हूँ, मैंने एक कमरा सबलेट कर दिया, ठीक है, मैंने एक घर किराए पे लिया, घर का एक कमरा मैंने आगे किसी को किराए पे दे दिया, तो जो 2,000 रुपीज़ जो उस कमरे के रेंट के तौर पे मैं रिसीव कर रहा हूँ, वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगी, वो आपकी हो जाएगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अब फिर वही पॉइंट यहाँ पे दोबारा आ रहा है कि अगर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में वो इनकम जो अगर आप अपने घर में बैठ के ही कोई बिजनेस रन कर रहे हो या कोई प्रोफेशन रन कर रहे हो, उससे आने वाली इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगी, ठीक है। कि अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो घर से बैठ के प्रैक्टिस कर रहा है, कोई लॉयर है, वो घर से बैठ के ही प्रैक्टिस कर रहा है, कोई डॉक्टर है, उसका क्लिनिक है घर में, वो वहीं से ही पेशेंट्स देख रहा है, ठीक है, तो ऐसा पर्सन, उसको जो भी इनकम वो अपने घर से बैठ के करे हुए बिजनेस से रन कर रहा है, जो भी घर में बैठ के जो भी वो बिज़नेस चला रहा है, उससे आने वाली इनकम, या घर में बैठ के जो भी वो प्रोफेशन प्रैक्टिस कर रहा है, उससे आने वाली इनकम आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में इंक्लूड नहीं होगी, ठीक है। ये आपकी आएगी इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। व्हेन प्रॉपर्टी इनकम इज़ नॉट चार्ज टू टैक्स। अब वो कौन कौन से ऐसी परिस्थितियां हैं, कौन कौन से वो ऐसी कंडीशंस हैं जब किसी हाउस प्रॉपर्टी से आने वाली इनकम को टैक्स के दायरे में इंक्लूड नहीं करा जाएगा। वो कौन सी कंडीशंस होंगी जब किसी प्रॉपर्टी से आने वाली इनकम के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। अब हम देखते हैं इनकम फ्रॉम अ फार्म हाउस, ठीक है। फार्म हाउस के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ एग्रीकल्चरल इनकम वाली वीडियो के ऊपर, अगर आपने वो नहीं देखी है तो उसको ज़रूर देखिए। एग्रीकल्चरल इनकम वाली वीडियो में मैंने इसको डिटेल में समझाया है। एनुअल वैल्यू ऑफ एनी पैलेस, वन पैलेस ऑफ एन एक्स रूलर, तो जितने भी हमारे पुराने राजा महाराजा हैं, उनके किसी भी एक पैलेस से, ठीक है, अगर कोई पर्टिकुलर कोई ऐसा पर्सन है जो कोई एक्स रूलर है, ठीक है, कोई राजा महाराजाओं वाली फैमिली को बिलोंग करता है, उनके जितने भी पैलेसेस हैं, जितने भी महल हैं, उसमें से किसी एक पैलेस से आने वाली इनकम किसी एक पैलेस से आने वाली इनकम टैक्स के दायरे में इंक्लूड नहीं करी जाएगी। तो जितने भी जो एक्स रूलर हैं, जो पुराने राजा महाराजा हैं, हमने उनको ये चीज़ की हमने छूट दे दी कि आपके जितने भी पैलेसेस हैं, जितने भी महल हैं, उसमें से किसी एक महल से आने वाली इनकम को टैक्स फ्री कर दिया जाएगा। प्रॉपर्टी इनकम ऑफ अ लोकल अथॉरिटी, कि किसी लोकल अथॉरिटी का मतलब जो भी म्यूनसिपैलिटीज़ होती हैं या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन या जो भी नगर पालिका या जो ग्राम पंचायत या नगर पंचायत, तो इनकी अगर कोई प्रॉपर्टी है और वो अपनी प्रॉपर्टी से कोई इनकम अर्न करते हैं तो उसके ऊपर टैक्स नहीं लागू होता। प्रॉपर्टी इनकम ऑफ एन अप्रूव्ड साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन, अगर कोई साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन है, उसकी अपनी कोई प्रॉपर्टी से इनकम अर्न कर रहा है, तो तब उसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। प्रॉपर्टी इनकम ऑफ एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड हॉस्पिटल, तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और हॉस्पिटल को यहाँ पर भी छूट दी गई है, ठीक है। अगर कोई, जैसे कई कॉलेजेस साथ में हॉस्टल भी रन करते हैं, हॉस्टल के लिए हॉस्टल फ़ीस अलग से वो लेते हैं स्टूडेंट से, तो जो भी वो हॉस्टल फ़ीस ले रहे हैं अपने स्टूडेंट से, वो बेसिकली टैक्स के दायरे से बाहर है, ठीक है। प्रॉपर्टी इनकम ऑफ अ ट्रेड यूनियन, कोई भी ट्रेड यूनियन है, उसकी अगर कोई इनकम हो रही है उसकी किसी प्रॉपर्टी से, तो उसके ऊपर भी टैक्स अप्लाई नहीं होगा। हाउस प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर चैरिटेबल पर्पस, अगर आप कोई चैरिटेबल पर्पस के लिए अगर आपने कोई हाउस प्रॉपर्टी दे रखी है, तब आप उसका चैरिटेबल पर्पस के लिए अगर यूज़ कर रहे हैं। प्रॉपर्टी इनकम ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर अपनी किसी इनकम प्रॉपर्टी से अर्न कर रही है, तब। प्रॉपर्टी यूज्ड फॉर ओन बिजनेस और प्रोफेशन, ये पॉइंट डिस्कस हम कर चुके हैं। वन सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, कि अगर आपकी उसी प्रॉपर्टी का आप सेल्फ रेसिडेंस के लिए यूज़ कर रहे हो, तो तब भी उसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा इनकम टैक्स, फॉर ऑब्वियस रीजंस।
तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपके कोई भी डाउट्स अभी भी हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए। मैं कोशिश करूँगा सभी के कमेंट्स का रिप्लाई करने की। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।